हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। दोस्तों, हम अभी ज्योग्राफी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पहला चैप्टर हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया था। चैप्टर बड़ा था, बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ सीखा था, इसलिए पार्ट 2 में वो वीडियो पड़ी हुई है। ये चैप्टर छोटा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप इजीली समझ जाएंगे। तो एक पार्ट में वीडियो रहने वाली है और कंप्लीट बिल्कुल बेसिक तरीके से कवर किया गया है। इसमें से क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट वाले यूपीएससी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा बीपीएससी और यूपी पीसीएस में भी इससे क्वेश्चन भर भर कर आते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आइए शुरू करते हैं आगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर में सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट हुआ है कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब जो होता है हमारे पृथ्वी का एक प्रकार से रेप्लिका होता है, पृथ्वी जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो ग्लोब है, आप यहाँ देखिए, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का एक लघु रूप है जो एक वास्तविक प्रतिरूप के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद ग्लोब के आकार अलग अलग होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पाना कंफर्टेबल हमेशा नहीं होता है, ऐसा बताया गया है। जैसा कि हम सभी को प्रैक्टिकली पता भी है। तो आप यहाँ पे एक फिगर भी ऐड किया गया है ग्लोब का, इसे ग्लोब कहा जाता है। ठीक है, और जैसे हमारी पृथ्वी एक कोण पर झुकी हुई है कहा जाता है, वैसे ही ग्लोब को भी एक अक्ष बनाया गया है। ठीक है, सुई है जिससे ग्लोब 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, इतना ही पृथ्वी को भी माना जाता है। तो ये एक तरह से प्रतिरूप है। ठीक है, उसके बाद अब हमको यहाँ पे जो काम की बात मिलती है वो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। अक्ष किसे कहते हैं, तो देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष कहा जाता है। तो हमने देखा था, यहाँ पे आप देखिए, ये दिख रहा है आपको एक सुई जो झुकी हुई, मतलब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर से आप देखें तो कुछ कोण पे झुकी हुई है ये। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर है हमारा, इससे किसी कोण पे ये अक्ष झुका हुआ है, इसी को अक्ष कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, अक्ष क्या है, सुई है जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, उसे अक्ष कहा जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है ये जो सुई है ग्लोब पर 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है। ठीक है, जिन 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है उन्हें क्रमशः उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। फिर से एक बार आप फिगर देख लीजिए, ये अक्ष वाली सुई हमारे 2 पॉइंट पे निकल रही है। जो ऊपर है नॉर्थ में है उसे उत्तर ध्रुव और दक्षिण वाले को दक्षिण ध्रुव कह दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा हमने देखा। अब आगे चलते हैं और क्या बताया गया इसमें। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो अब आपको यहां ध्यान रखना है कि एक मिनट, मैं पृथ्वी बना देता हूं। अब देखिएगा, यहां कहा जा रहा है कि इसको पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की दिशा में घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको अब याद क्या रखना है कि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति करती है। ठीक है, अब इसको याद करने की एक ट्रिक है मेरे पास, इसको आप एक वर्ड याद रखिए, पप्पू। तो पृथ्वी जो है पप्पू मोशन करती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने को बताया गया है कि दोनों ग्लोब और पृथ्वी में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई ऐसी सुई असलियत में नहीं होती है, यह अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। मतलब जिस पृथ्वी को अब तक हम कंसीडर कर रहे थे, हम समझ रहे थे कि ऐसी पृथ्वी है और उसके ऊपर एक हम ये जो लाइन मान रहे थे काल्पनिक रेखा, ये वाली ऐसे, तो ये कोई वास्तविक लाइन नहीं होती है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, बस ये काल्पनिक होती है जिससे कि हम समझने के लिए इसको मानते हैं। ठीक है, अब आगे बताया जा रहा है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये कैसे, तो आप फिर से यहाँ पे पृथ्वी को कंसीडर कीजिए। मान लीजिए ऐसा हमारा ग्लोब है और कलर में चेंज कर लेता हूँ। देखिए, अब कहा जा रहा है कि एक रेखा आप और मानिए, ये देखिए ऐसे एक रेखा और मानिए जो ग्लोब को 2 भागों में बांटे। मतलब एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। ऊपर वाले भाग को हमने देखा था, उत्तर वाला हमने गोला
गोलार्ध, मतलब गोले का आधा भाग है ना तो गोलार्ध कह देंगे, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कह दीजिए आप। ठीक है, तो ये चीज़ कहा गया है। अब जो लाइन हमारी इस पूरे ग्लोब को दो भागों में बांट रही है, जैसे ये हमारा था, ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन थी, इसको दो भागों में बांट रही है, ये वाली लाइन, ठीक है, जिसको मैं भी डार्क कर रहा हूँ, इसी लाइन को कहा जाता है विषुवत वृत्त। एक्चुअली में हमको ये लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, जब आप 3D में देखेंगे तो ये पूरा एक सर्किल सा कंप्लीट करता है। अगर मैं आपको कट करके बनाऊं तो ध्यान से देखिएगा, ये 3D में कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, ये फिर से बनाता हूं मैं, ये ऐसा 3D में दिखता है। तो इस वाली लाइन को, ये जो हमको लाइन दिख रही थी, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एक तरह से ये वृत्त है। इसी को क्या कहा जा रहा है? विषुवत वृत्त। ठीक है, तो इसे विषुवत वृत्त कहा जा रहा है। अब पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसा हमने पहले देख लिया था कि ये विषुवत वृत्त है, ऊपर वाले को उत्तरी और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा गया था। अब हमको जो ध्यान रखना है कि ये दोनों जो गोलार्ध हैं वो बराबर आधे भाग के होते हैं, मतलब दोनों गोलार्ध इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। इसी प्रकार जो विषुवत वृत्त होता है पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता है। ठीक है, जो विभिन्न स्थानों की स्थिति बनाने में प्रयुक्त होता है, स्थिति को बताने में। अब एक चीज आप अगला जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो विषुवत वृत्त है वहां से ध्रुवों तक बहुत सारी जो लाइनें होती हैं वो समानांतर वृत्तों के फॉर्म में होती हैं, जिनको अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है, और इन अक्षांशों को अंशों में नापा जाता है। मतलब अब अगर फिगर को आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो बनाया गया है, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ एक बार डार्क सर्किल के फॉर्म में। आप ध्यान से देखिए, इसको कहा जा रहा है कि ये जो हमारा मुख्य विषुवत वृत्त है, इसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जितने भी वृत्त बनेंगे ये सभी समानांतर हैं। है आपको दिख रहा होगा? बिल्कुल। तो पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो कैसी हैं? वो समानांतर होती हैं, मतलब इनके बीच की दूरी जो है ये फिक्स है, और इनका मापन किस में होता है? अंश में होता है। जैसे 20 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ऐसे करके 90 अंश तक मापा जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखें, विषुवत वृत्त जो होते हैं वो शून्य अंश को दर्शाते हैं। जो विषुवत वृत्त था हमारा, इसको शून्य अंश कहा जा रहा है। ठीक है, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है वो पूरे सर्किल की 1/4 होती है। ठीक है, मतलब पूरा वृत्त कितना डिग्री बनाता है? 360 डिग्री, और 360 डिग्री को 4 से डिवाइड कीजिए तो 90 डिग्री आएगा। मतलब एक पूरा सर्किल के, जैसे अगर आप ये सर्किल बना रहे हैं, ठीक है, इस सर्किल से ये सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ तक आप गए तो ये 90 डिग्री कवर करेगा। कैसे? ध्यान से समझिएगा। इससे आप पहले ऊपर तक गए 90, और यहाँ से पीछे की तरफ लौट के फिर इस पे पहुँचे तो 90 90 180, और यहाँ से नीचे पहुँचे फिर 180, मतलब एक 90 और तो 270, और यहाँ से ऊपर आया तो 360। तो 4 बार 90 आपको मूव करना पड़ा, है ना? 190, सेकंड 90, थर्ड और फोर्थ। तो अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि इक्वेटर के पास से आप यहाँ पे गए ध्रुव तक तो कितने डिग्री का कोण हुआ? 90 डिग्री का। तो वहीं पे यहाँ पे समझाया गया है कि 360 डिग्री का 1/4 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश जो होता है वो हमारा उत्तरी ध्रुव को, उत्तर वाले में उत्तरी ध्रुव को, और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव को दिखाता है। मतलब अगर 90 अंश आपको कहा जाए अक्षांश, तो उसका मतलब समझना है आपको ध्रुवों की बात हो रही है। इस प्रकार आगे बात करते हैं हम। तो जो विषुवत वृत्त होते हैं, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब जो सर्किल वाली लाइन थी ये बीच की विषुवत, इसके ऊपर वाले सभी रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा, और नीचे वाले को सभी को क्या कहा जाएगा? दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बस इतनी बात थी। अब इस फिगर में कुछ की टर्म दिए हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें ही सारा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर का मर्म इसी पिक्चर में है। ठीक है, आप कुछ लाइनों के नाम याद रखेंगे। जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ इस रेखा को, ठीक है, इस रेखा का मापन फिर से एक बार देखिएगा, ये रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, तो इसका नाम क्या है आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा।
ठीक है, या फिर इसी को कैंसर लाइन कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब दूसरी रेखा जो आपको याद रखनी है ये है, ये 66.5 डिग्री आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या नाम है इसका? उत्तर ध्रुव वृत्त। ठीक है, मतलब नॉर्थ पोलर सर्किल। ठीक है, नॉर्थ पोलर सर्किल। मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इशू ना आए। ठीक है, उसका अगली रेखा, ये तो आपने इतनी बार मैं बता चुका हूँ, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, ये क्या है? विषुवत वृत्त। ऐसे ही दक्षिण की तरफ चलेंगे इसके तो 23.5 डिग्री दक्षिण को बोला जाता है मकर रेखा। ठीक है, और इस वाली जो 66.5 डिग्री दक्षिण है इसको बोला जाएगा दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो ये सब चीज़ें आप जान गए। अब दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो एक फिर से एक कॉन्सेप्ट की चीज़ है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब क्या देखना है आपको? देखिए, ये देखिए 23.5 उत्तर वाला और 23.5 दक्षिण वाला, इसके बीच वाले भाग को जहाँ पे सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती, सबसे ज़्यादा हीटिंग होती है, उसको बुलाया था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ये वाला नाम आपको क्या ध्यान रखना है? उष्णकटिबंधी। इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हीटिंग होती है, सूर्य जो होता है सबसे ज़्यादा अपना हीट इसी रेंज में प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण वाले बीच को ट्रॉपिक, ठीक है, ट्रॉपिकल या फिर टॉरिड, इंग्लिश में इसको टॉरिड जोन कहते हैं। ठीक है, टॉरिड और हिंदी में उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज़, अब 23.5 उत्तर से अगर ऊपर जाएंगे और 66.5 उत्तर के बीच वाले रेंज को उत्तरी शीतोष्ण कहा जाता है। मतलब थोड़ा कम टेम्परेचर है लेकिन जमा हो, मतलब बर्फ जैसा जमता नहीं है। ठीक है, तो उत्तरी शीतोष्ण। और वहीं पे 66.5 से ऊपर 90 डिग्री तक आप जब जाएंगे तो इसको बोला जाता है शीत कटिबंध। उत्तर में है तो उत्तरी शीत कटिबंध। इसी प्रकार से आप दक्षिण में आएंगे और 66.5 दक्षिण के बीच को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और यहाँ पे ध्रुव के बीच वाले को दक्षिणी शीत कटिबंध कहा जा रहा है। तो इन टर्म्स को आपको याद रखना है, इसमें पूरा यही समझाया गया है। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है 23.5 डिग्री का क्या नाम है? कर्क रेखा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। और 23.5 डिग्री दक्षिण वाले को कहा जा रहा है मकर रेखा। और 66.5 डिग्री जो है विषुवत रेखा के ऊपर है, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा गया उसे। उत्तर वाले को उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिण वाले को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा गया है। ठीक है, अब पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में देखते हैं। ठीक है, ताप का कैसे वितरण होता है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के साथ सिखाया गया है कि एक पेपर है, उसके ऊपर टॉर्च की लाइट जलाई जा रही है। ठीक है, तो टॉर्च की लाइट जब सीधे सीधे 90 डिग्री पे पड़ती है, 90 डिग्री का मतलब क्या? अगर पेपर को ऐसे सीधा रखा जाए और उसके ऊपर एकदम अभिलंबवत पड़ती है सूर्य की किरणें, तब जिस एरिया को ये प्रकाशित करती हैं वहाँ पे मैक्सिमम प्रकाश पड़ता है और ऊष्मा, हीट अधिकतम वहाँ पे प्रक्षेपित किए करता है। और वहीं पे अगर कागज़ को थोड़ा टेढ़ा कर दें और इसके ऊपर ये अभिलंबवत ना गिरे तो फिर क्या होता है? ऊष्मा जो होता है वितरित हो जाती है। कैसे? आप अगर यहाँ पे सूक्ष्म रूप से देखें ध्यान से, मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा तो आपको और समझ में आएगा। इस रेखा को ऐसे और एक वर्टिकल लाइन खींचिएगा। ठीक है, तो जो टॉर्च की रोशनी है, मैं कलर यहाँ चेंज करता हूँ, ये जो टॉर्च की रोशनी है इसको देखिए, ये जो है अगर ये वर्टिकल होता, ठीक है, ये होता तो इस यहीं पे ये सरफेस से पहुंच गया इस पॉइंट पे, और इस वाली रेखा को कितना दूरी अधिक चलना पड़ा? इतनी दूरी अधिक चलना पड़ा। आप फिर से देखिएगा, इतनी दूरी जो है इसको अधिक चलना पड़ा है। ठीक, तो इतनी दूरी अधिक चलना पड़ा तो जो वायुमंडल है वहाँ पे बहुत सारे धूल के कण हैं। ठीक है, वायु से उसका कांटेक्ट है तो कहीं ना कहीं ऊष्मा जो होती है वो कम हो जाती है, क्षरित हो जाती है। तो जो सरफेस के ऊपर पूरी गर्मी आनी चाहिए थी उतना नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट आपको पर्यावरण में देखने को मिलता है, यही यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। तो कैसे देखिए, इस पर नाम बस ध्यान देखिएगा। एक होता है उष्णकटिबंधी, जैसे हमने देखा था कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला और 23.5 डिग्री दक्षिण वाले के बीच वाले पूरे एरिया को हमने क्या कहा था? उष्णकटिबंध कहा था, जहाँ पे सूर्य जो है लगभग ऐसे पड़ता है 90 डिग्री वाले एंगल पे। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन एक बार आप ध्यान रखिए। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, मतलब
इनको कर्क रेखा कहा गया था, ये तो है 0 डिग्री, इसके ऊपर 23.5 को मकर और मतलब इसको कर्क और इसको मकर बोला गया था, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये आपकी कर्क रेखा और नीचे आपकी मकर रेखा, ठीक है। इसके बीच वाला ये रीजन था ये। तो यहाँ कहा जा रहा है कर्क एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर के समय सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ये पॉइंट नोट कीजिए। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। पीसीएस अब स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन देता है, बीपीएससी भी दे रहा है, तो अगर ये स्टेटमेंट एक डाल देगा तो अगर आपको पता है तो ही आप इस, क्योंकि एक्सट्रीम लग रहा है तो आप कहेंगे कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, एलिमिनेशन पे जाएंगे तो काट देंगे, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो इसलिए ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला है ध्रुव की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे तो सूर्य की किरणें जो होती है वो तिरछी पड़ने लगती है। ये इसी फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये तिरछी हो गई ना, यहाँ पे सीधी न जा करके, अगर सीधी होती तो ऐसे 90 डिग्री गिरती, अब यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये तिरछी हो गई हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि जब ध्रुव तक पहुँच रही हैं, वैसे भी आप एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लेट सपोज कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, और ये सूरज है, ठीक। अब यहाँ पे जो प्रकाश की किरण पड़ेगी वो बिल्कुल सीधी पड़ेगी, और जो किरण यहाँ पे पड़ेगी तो देखिए ना, तो ये टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, ये सूरज से जो सीधे आई वो 90 डिग्री गिरी, और यही जो यहाँ पे आ रही है उसको इतना डिस्टेंस ज़्यादा चलना पड़ा और तिरछा हो गई है। तो इस कारण से जो ऊष्मा है वो पूरा एक जगह पे नहीं पड़ पाती है, इस वजह से उस एरिया को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसके और ऊपर जाएंगे आप तो उत्तरी गोलार्ध एवं उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में बहुत अधिक ठंडक होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य जो है हॉरिजॉन्टल क्षितिज से ऊपर ही नहीं जा पाता, मतलब बिल्कुल ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए उनको शीत कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको ये 3 पैराग्राफ इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट वाले हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, 3 चीज़ें हो गई, और तीनों रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। 23.5 मतलब कर्क रेखा मकर रेखा, इसके बीच वाले रीजन में आप रहेंगे तो सबसे ज़्यादा हीट, सबसे ज़्यादा गर्मी, सूरज एकदम भयंकर तबाही मचाएगा, ठीक है, तो इसको उष्ण कटिबंध कहा जाएगा। इसके हल्का सा ऊपर आप जाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ हल्का हल्का ऊपर जा रहे हैं आप, ठीक है, ये हल्का हल्का ऊपर जा रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे गर्मी तो है लेकिन बीच वाले से थोड़ी कम है, तो इसको शीतोष्ण बोला जा रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर आप निकल गए तो यहाँ पे भयंकर ठंडी हो जाती है, ठीक है, तो इसको शीत कटिबंध अब कहा जाने लगा है, इसको शीत कटिबंध। 3 चीज़ें हो गई। अब अगली लाइन जो हमको ध्यान रखनी है वो है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होता है, तो पृथ्वी के ऊपर या फिर ग्लोब में अगर आपने देखा हो तो कुछ रेखाएं ऊर्ध्वाधर होती हैं, ये देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ बनाई गई, इन्हीं रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब इनकी हम विशेषताएं देख लेते हैं, इन रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली जो एक संदर्भ रेखा है, ठीक है, संदर्भ रेखा क्या होती है, इंग्लिश में इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं, ठीक है। रेफरेंस लाइन मतलब किसी भी चीज़ को हम ज्ञात करने के लिए, जैसे माने मैथ सॉल्व करते हैं तो आप कुछ मानते हैं ना कि माना इसका वैल्यू x है, तो ऐसे ही रेफरेंस लाइन मतलब संदर्भ रेखा, तो एक रेखा को मानना पड़ता है, उसके आधार पे सभी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने के लिए एक संदर्भ रेखा है, उस रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर किसी भी स्थान की दूरी कितनी है उसको पता लगाने के लिए इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि देशांतरी यामोत्तर क्या होता है, हमारे पृथ्वी पे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ऊर्ध्वाधर हैं, ठीक है, इन्हीं को देशांतरी यामोत्तर कहा जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ हमको ध्यान रखना है कि इन देशांतरी यामोत्तरों के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, उनको अंशों में नापा जाता है, और प्रत्येक अंश को फिर मिनट में और मिनट को फिर सेकेंडों में बांटा जाता है। मतलब मान लीजिए आपको ये 20 डिग्री आपने लिखा, मतलब 20 अंश, और 20 अंश को फिर आप कई पार्ट में, मतलब
जैसे फिर से अगर इसको देखें तो एक अंश को आप 60 मिनट में बांटेंगे, ठीक है, मिनट का साइन ऐसा होता है, और फिर 1 मिनट को आप फिर 60 सेकेंड में बांटते हैं। सेकेंड के लिए डबल लाइन ऐसे खींची जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये चीज़ बता दिया गया। अब कहा जा रहा है कि जो देशांतरी रेखाएं हैं जिनको ऐसे दिखाया गया, अब ये आपको 1D में मतलब 2D में दिख रहा है, अगर आप 3D में देखेंगे तो एक्चुअल में ये उत्तर वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए ये अर्धवृत्त होते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया कि ये जो रेखाएं ये अर्धवृत्त होती हैं, इनके बीच की दूरी जो होती है जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो घटती जाती है। जैसे इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है। ये है देशांतरी रेखाएं। इन देशांतर रेखाओं में देखिए जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो देखिए पास आती जा रही हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ये इस वाली रेखा के पास पहुंच रहे हैं जो अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जो पिंक कलर की हैं, इनके पास पहुंचेंगे इस रेखा तो देखिए इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है ना। ये गैपिंग बढ़ गई, यहाँ पे गैपिंग बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे एकदम पास पास आ गई, एकदम पास, और ध्रुवों पे आके एकदम मिल जाती है एक बिंदु पे। तो यही बताया जा रहा है इसमें कि जो देशांतरी रेखाएं होती हैं इनके बीच जो दूरी होती है, ठीक है, वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पे घटती जाती है और ध्रुवों पे शून्य हो जाती है। फिर से यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम में एक स्टेटमेंट बन जाएगा आपका कि क्या ध्रुवों पे पहुँच के शून्य हो जाती है, तो बिल्कुल शून्य जाती है। जहाँ सभी देशांतरी यामात्तर आपस में मिल जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, ध्रुवों के ऊपर, चाहे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, दोनों स्थानों पे। अब ये जो अक्षांश होते हैं समांतर रेखाओं से भिन्न देशांतरी यामात्तरों की लंबाई समान रहती है, ठीक है। मतलब ये वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इनमें सभी की लंबाई समान होती है, सब की लंबाई समान होती है। जो ऐसे थी रेखाएं अक्षांश थी इनमें सभी की लंबाई भिन्न थी। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना, ये भी स्टेटमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो एक संदर्भ रेखा की बात की गई थी कि एक संदर्भ रेखा होनी चाहिए, उसी के आधार पर चीज़ों को नापा जाता है। तो संदर्भ रेखा नापने के लिए ब्रिटेन के अंदर एक स्थान था ग्रीनविच, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटेन की राजकीय वेधशाला स्थित थी। तो वहाँ से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को ही मुख्य यामोत्तर, प्रमुख यामोत्तर मान लिया गया, ठीक है। और इसी के बाद अब इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में अंशों के माध्यम में से इसको गणना कर लिया जाता है। जैसे जो इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा गया, ठीक है, हमने देखा इसको प्रमुख यामोत्तर कहा गया, इसका मान 0 डिग्री देशांतर कहा गया। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम की गणना कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रमुख यामोत्तर है तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देते हैं, ठीक है। इस रेखा के इधर देखेंगे तो एक पूरा सर्किल आधा, ठीक है, बन गया, और आधा सर्किल इधर बन गया, ठीक है। तो इसी को बोला जा रहा है पश्चिमी गोलार्ध और इसको बोला जा रहा है पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। अब कहा जा रहा है आगे, आप ध्यान देंगे, किसी भी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू और पश्चिम के लिए प लिखकर प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जानना ये रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा के नाम है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया गया है, ठीक है, इस चीज़ को देखने को कहा गया, हम पहले इस चीज़ को समझ चुके हैं। अब आइए आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे एक मैप दिख रहा होगा, इस मैप को कैसे समझना है मैं बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप देखें तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले ये आपको ये रेखा दिख रही होगी जिगजैग, ये है क्या, इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, ठीक है, जो लगभग 180 डिग्री वाली लाइन के साथ ओवरलैप करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे और पीछे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब समझने के लिए आप 0 डिग्री पे आइए ध्यान से। ये देख रहे हैं, ये ग्रीनविच वाली लाइन है जिसको हमने 0 डिग्री यामोत्तर माना था। अब यहाँ से आगे और यहाँ से पीछे, मतलब ये +1 का मतलब 1 घंटा आगे, +2 का मतलब 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये आवर्स को बता रहा है कितने घंटे समय आगे चल रहा है। जैसे भारत का समय जो होता है इस वाली रेखा से 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5.5 घंटे बताया गया। अब ये 5.5 घंटे पीछे आगे क्या मतलब है ये आगे समझाया गया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम आगे चलते हैं। अब इस चीज़ को अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन समझना है आपको।
पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, हमने ट्रिक देखा पप्पू अभी, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो वो क्या करती है, ग्रीनविच के जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है, मतलब जैसे ये पृथ्वी है, ये ग्रीनविच वाली लाइन है, ठीक है, जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है वो मतलब इस वाली रेखा के आगे है, तो समय भी इनमें आगे होगा, तो इसके आगे जो समय पड़ते हैं उनमें सभी आगे मतलब +1 करके ऐड होता है, पीछे वाले में -1 -2 उनको पीछे कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे किस रेखा के आधार पे कहा जा रहा है। अब कुछ कैलकुलेशन देखनी है हमको, जैसे देखिए यहाँ समझाया गया पृथ्वी लगभग 24 घंटे में पूरा घूम जाती है, मतलब 360 डिग्री घूम जाती है, एक पूरा कंप्लीट सर्किल घूमना मतलब 360 डिग्री घूम जाना। तो ये 24 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितने डिग्री घूमती होगी, तो एक घंटे में लगभग 15 डिग्री, ठीक है, एक घंटे में लगभग 15 डिग्री घूम जाती है। तो अगर इसको मिनट में बदल दें तो 60 मिनट में 15 डिग्री, तो एक डिग्री कितने मिनट में घूमती है, तो एक डिग्री ये 4 मिनट में घूम जाती है, ठीक है। तो कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, तो एक डिग्री जो है वो 4 मिनट में घूम जाती है, ठीक है। अब इसी हिसाब से भारत जो है, भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, ठीक है। अब 82.5 डिग्री ग्रीनविच से लेकर के अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, ठीक है, 82 से, तो ये लगभग 5 घंटा 30 मिनट के अप्रॉक्स आता है, इसलिए भारत जो है ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ बताया गया है कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर के समय उस घड़ी में 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय मान लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में भारत के मानक समय के बारे में बताया गया है कि भारत की स्थिति 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री पूर्व के बीच में है, और भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्व, जिसे भारत का मानक यामोत्तर समय माना गया है। तो इस हिसाब से जब ग्रीनविच के हिसाब से अगर इसके समय को देखा जाता है तो लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है, भारत 5.5 घंटा आगे स्थित है, ठीक है। तो इसलिए भारत में जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगर इंग्लैंड के अंदर कोई क्रिकेट मैच 2 बजे दोपहर में शुरू होता है तो भारत के समय के अनुसार वो 7:30 बजे शुरू होता है, क्योंकि डिफरेंस कितना होता है, 5 घंटा 30 मिनट का, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया। तो इस चैप्टर को एक बार आप रीड करिएगा, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें थी मैंने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आया चीज़ें, तो आप फीडबैक में जो है कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा इस चैप्टर को पढ़ के। बाकी कोई अदर क्वेरी होती है तो आप कमेंट करिएगा, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बाकी इस चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। जैसे इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है जिसमें कि आप देख सकते हैं, जैसा मैंने 5.5 घंटे का रीज़न आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वो जो 82 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री इंडिया का जो मानक समय होता है यामोत्तर रेखा है, उसके कारण ये है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, आप कैलकुलेट कर पाएंगे गुणा करके, ठीक है। गुणा भी कैसे करना है, सीधे सीधे आप 82.30 मिनट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, 4 मिनट से, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट होकर मिनट्स में आ जाएगा, उसको फिर घंटे में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर कह रहा है ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा किस कटिबंध में पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंध में पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो टॉर्च वाले एग्जाम्पल से हमने देखा कि ऊर्ध्वाधर सूर्य जो है एकदम सीधे ऊर्ध्वाधर अपनी ऊष्मा प्रभावित करता है, इस वजह से ऐसा है। बाकी जो बहुविकल्पी हैं, प्रमुख यामोत्तर का मान क्या होता है, तो 0 डिग्री होता है, ये है। उसके बाद शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो शीत वाला कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाए जाते हैं। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, देशांतरों की कुल संख्या 360 है। उसके बाद जो दक्षिणी ध्रुव होते हैं, वृत्त किस स्थिति में, दक्षिणी ध्रुव वाला वृत्त तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा, ठीक है। ग्रिड का जाल क्या होता है, तो अक्षांश और देशांतरी यामोत्तरों का समूह होता है, ठीक है। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स की बात है, तो मकर रेखा किस पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री वाली रेखा पे स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री हमने देखा ही था। उसका 0 डिग्री यामोत्तर को
ग्रीनविच रेखा कहा जा रहा है। देशांतरों के बीच की दूरी जो है ध्रुवों की तरफ घटती है और उत्तर वृत्त जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। सो ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।